हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में हमारा जो नया टॉपिक चल रहा है वो है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में ऑलरेडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस एक्ट और इसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स और साइलेंट फीचर्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्यों बनाया गया है दोबारा से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। This act specially constitute for the workers and wages. वेजेस को फिक्स करने के लिए, वेजेस के रिवीजन के लिए इस एक्ट को बनाया गया। ठीक है, ये एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि वर्कर्स को वर्कर का एक टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया जाए और साथ के साथ उनके वेज भी फिक्स कर दिया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें 1948 से पहले की, तो वर्कर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। पूरे दिन काम करवाने के बाद भी उनको प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जाते थे। वर्किंग आवर्स का भी उनका कोई टाइम फिक्स नहीं था। ठीक है, पूरा दिन को काम करते थे, तब भी उनकी जो मजदूरी थी वो बहुत कम थी। इसका एक इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ा, इकोनॉमी पे ही पड़ने लगा। वर्कर्स अपना मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड भी सेट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, 1948 में मिनिमम वेज एक्ट तैयार किया गया और इस एक्ट में ये बताया गया कि भी अगर आप वर्कर्स को हायर कर रहे हो, अगर कोई भी नियोक्ता जैसे कि एम्प्लॉयर है, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी प्रेमिसेस, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अगर रन कर रही है, तो उसमें आप वर्कर्स को एक फिक्स वेज पे रखें। ठीक है, उनका वेज क्या करते हैं, फिक्स कर दिया और उसी वेजेस की उस वेज के हिसाब से आप उनको पेमेंट करेंगे। ठीक है, प्लस उनका जो टाइम पीरियड है, वर्किंग टाइम पीरियड है, उसको भी फिक्स कर दिया गया। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 में कि भी आप किसी भी वर्कर्स को एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। उसकी जो वर्किंग आवर है 9 आवर्स होनी चाहिए। उसमें भी प्रोविजन है कि आपको उसको 1 आवर्स का रेस्ट देना है, लंच देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से उसकी पूरे एक दिन में 9 घंटे बनेंगे, 9 से ज़्यादा अपना काम नहीं करवा सकते। अगर आप 9 से ज़्यादा घंटे काम करवा रहे हो तो आप 9 से ज़्यादा जो टाइम होगा उसको ओवर टाइम में कैलकुलेट करके उसको पे करेंगे। ठीक है, तो टाइम भी फिक्स कर दिया गया, वेजेस भी फिक्स कर दिए गए। तो यही इसकी हिस्ट्री है कि वर्कर्स का ओवर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को कंस्टिट्यूट किया और इसको जो अप्लाई किया गया वो 15 मार्च को किया गया 1948 को, और ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था वर्कर के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको एक फिक्स वेज दिया जाए। वर्कर की अलग 3 कैटेगरीज होती है। एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ के साथ। ठीक है, और तीनों ही कैटेगरी में वेजेस को भी फिक्स किया गया है। एक स्किल्ड कैटेगरी है, एक सेमी स्किल्ड कैटेगरी है और थर्ड जो है वो अनस्किल्ड कैटेगरी है। तो तीनों ही कैटेगरीज में वेजेस को भी फिक्स किया गया और वो फिक्स अमाउंट ही आज के टाइम में अगर आप किसी भी फैक्ट्री में वर्कर्स को देखें तो वो उतना अमाउंट उनको देना जरूरी है। ठीक है, तो इसका वेरिफिकेशन भी किया जाता है बाय द फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही सारे इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्टेन डेफिनेशंस। कौन कौन सी डेफिनेशन है, तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन बी का पार्ट है। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट। वैसे तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो भी एस्टेब्लिशमेंट जिस भी गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही है, जिस भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा रन की जा रही है, वही उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे आप बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज है। ठीक है, और बहुत अलग बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है, कंपनीज हैं, उनके लिए जो रेगुलेशन
इनका जो रेगुलेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में जितनी भी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज रन कर रही है और उन फैक्ट्री को रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट ही उस फैक्ट्री के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है और स्टेट और वही गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, प्रोविजन अप्लाई करती है, अल्ट्रेशन होते हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है, प्रोविजंस में चेंजेस होती है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा ही होती है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वेजेस की, तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वही गवर्नमेंट अपनी स्टेट में वेजेस को रिवाइज करेगी, ठीक है। वेजेस को रिवाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल सिचुएशन कंडीशन, क्या इकोनॉमिक सिचुएशन कंडीशन चल रही है हमारे देश में उसके हिसाब से इनको रिवाइज भी किया जाता है, इसका कुछ इसमें अमाउंट ऐड किए जाते हैं, ठीक है, ताकि वेज को बैलेंस किया जाए अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होते हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर को डिफाइन किया गया है Employer means any person who employ either directly or through the other person, ठीक है। Employer मतलब कि भाई आप तो एम्प्लॉयर डायरेक्टली और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है। एम्प्लॉयर कौन हो सकता है, कोई फैक्ट्री का मैनेजर हो सकता है या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने किसी को ऑथराइज किया है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर रही है तो वो क्या हो सकता है, वो भी फैक्ट्री एज एन एम्प्लॉयर वहाँ पे ट्रीट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो रिलेटेड है वेजेस। वेजेस का क्या मतलब होता है, अंडर मिनिमम वेजेस है 1948, वेज सैलरी ऐसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस है 1948 व्हाट इज द मीन ऑफ वेजेस। वेजेस को सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में रखा गया है। वेजेस मतलब होता है और रेम्यूनरेशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। वर्कर्स को आपने हायर किया, वर्कर्स ने काम किया, काम के बदले आप जो भी उसको फाइनेंशियल एक तरीके से सपोर्ट दे रहे हो या जो भी पैसा दे रहे हो वो क्या होगा, उसको वेज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वेजेस को डिफाइन किया गया और रेम्यूनरेशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो वर्कर को दे रहे हैं तो वर्कर उसको क्या कहते हैं, उसको हम वेजेस कहते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्टर मिनिमम वेजेस है, ठीक है। और वेज वुड इफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट वर फुलफिल्ड, ठीक है, एंड कैपेबल पेएबल टू वर्कर्स, पेएबल टू वर्कर्स। अब यहाँ पर दो फॉर्म्स होती है, एक तो होती है कि अगर आपने डायरेक्टली हायर किया है वर्कर्स को तो आप उनको डायरेक्टली पे करोगे, अगर आपने वर्कर को किसी मीडिएटर के थ्रू किसी अदर पर्सन जो कि हम यहाँ पे ऐसा कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किया है तो कॉन्ट्रैक्टर को आप पे करोगे अमाउंट वेजेस का जो कि उन वर्कर्स तक पहुंचेगा, ठीक है। तो वेजेस मतलब ऑल रेम्यूनरेशन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच दैट इज नोन एज वेजेस। तो उनको क्या कहते हैं, उनको वेजेस कहते हैं। टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन है वो क्या है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है, फोर्थ डेफिनेशन में हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ एम्प्लॉय अंडर मिनिमम वेजेस। एम्प्लॉय का क्या मतलब है, तो एम्प्लॉय भी डायरेक्टली हायर किए जाते हैं या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किए जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय मीन एनी पर्सन
who is hired and rewarded, जिसको आपने हायर करा आप रिवॉर्ड कर रहे हो उसको, और उसको आपने अलग कैटेगरी में एक तरीके से डिवाइड कर दिया, जो कि मैंने बताया थी, या तो उसको आप स्किल्ड कैटेगरी में रखोगे, या उसको आप अनस्किल्ड कैटेगरी में रखोगे, या उसको आप सेमी स्किल्ड कैटेगरी में रखोगे। तो इसको हम एम्प्लॉय कहते हैं। एम्प्लॉय आर द पर्सन हु इज हायर्ड, जिनको आपने हायर किया है और आप उनको एक सर्टेन अमाउंट दे रहे हो उनके काम के बदले, और उनको आपने अलग अलग कैटेगरी में भी डिफाइन किया हुआ है कि भी अगर कोई भी बंदा है वो स्किल्ड कैटेगरी में काम कर रहा है तो आप उसको उसी हिसाब से काम करना है, ठीक है। अगर वो अनस्किल्ड है तो आप उसको अनस्किल्ड का काम करना है। अगर वो उसको कुछ नहीं आता है तो वो आप क्या कर रहा है, वो हेल्पर का काम कर रहा है, तो उसी के हिसाब से आप उनको वेजेस दे रहे हो, तो उनको हम एम्प्लॉय करते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस है 1948। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ वेजेस। वेजेस को किस तरीके से फिक्स किया जाता है और किस तरीके से रिवाइज किया जाता है। ठीक है, तो जो फिक्सेशन की जो और रिवीजन ऑफ वेजेस होता है इसकी रिस्पांसिबिलिटी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की होती है, और ये सेक्शन 3 में आता है अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस 1948। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं फिक्सेशन और रिवीजन। हर साल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि भी वो वेज को रिवाइज करें, और वेज का जो रिवीजन होता है, फिक्सेशन होता है, ये इकोनॉमिक्स कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसी हिसाब से कुछ सर्टेन अमाउंट में चेंजेस किए जाते हैं वेजेस में। जैसे कि अभी मैंने बताया था वेजेस की 3 कैटेगरी होती है, एक फर्स्ट स्किल्ड कैटेगरी होती है, दूसरी सेमी स्किल्ड कैटेगरी होती है, तीसरी अनस्किल्ड कैटेगरी होती है। ठीक है, स्किल्ड कैटेगरी का वेजेस का अमाउंट फिक्स होगा और वो अमाउंट आपको हर साल मिलेगा। टाइम पीरियड होता है आपको गवर्नमेंट के हिसाब से वो आपको रिवाइज करना होता है, ऐसे सेमी स्किल्ड का ऐसे ही अनस्किल्ड कैटेगरी का। तो ये जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ वेजेस। वेजेस का फिक्सेशन और रिवीजन इसकी रिस्पांसिबिलिटी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की थ्रू होती है, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको रिवाइज करती है अकॉर्डिंग सर्टेन कंडीशंस। तो ओके, आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।